बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखें, माशी मैदान देखें या जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं, हर तरफ मायूसी के घुप अंधेरे हैं। मामलात जिस तरीके से चल रहे हैं पाकिस्तान के, लोगों को उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन वीडियो करने से पहले सदीक जान साहब के साथ जब गुफ्तगू हो रही थी कि क्या गपशप लगाएंगे, तो सदीक जान ने कहा कि उन्हें उम्मीद की जो किरण है वो नजर आ रही है। और ये किरण कहां से नजर आ रही है सदीक जान साहब को, ये जान लेते हैं। देखें असद चौधरी साहब, जब आप नज़र दौड़ाते हैं ना, हम ज़ाहिर है मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो आखिरी पाकिस्तान के इंटरनल चीज़ों के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक धचका था, एक सदमा था, एक सानिया था। और 26 नवंबर को ये बता दिया गया कि 8 फरवरी को हमने इलेक्शन चोरी किया और 17 सीटर पार्टी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, 27 सीटर पार्टी को सदर बना दिया, 2 एक्सरेत वाली जमात को हमने दीवार से लगा दिया, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसके बाद आपने अदालतों से रजू किया, आप अदालतों से मैंडेट की वापसी चाहते थे, आप अदालतों से इंसाफ चाहते थे, इंसानी हकूक़ की पामाली रुकवाना चाहते थे, तो अदालतों में यही अफरीदी को लगा दिया। नीचे आमिर फारूक बैठे, उधर अली नीलम। अदालतें भी फतह हो गई और ख़त्म हो गई, अदालतों से भी उम्मीद ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि अदालतों से खुद सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट के जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तीसरा यह है कि हुआ जब आपने देखा कि अवाम सड़कों पे आएंगे, और जब अवाम सड़कों पे आए तो 26 नवंबर हो गया। और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसने पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक 26 नवंबर ने नुकसान पहुंचाया। और 26 नवंबर के बाद ऐसे लगा कि अब दोबारा कभी लोग सड़कों पर नहीं आ सकेंगे, इतना बड़ा एक सानिया हुआ। और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि गोलियां भी चली और ढिठाई के साथ कहा गया कि कोई गोली नहीं चली, बल्कि ना किसी को कोई इंसाफ मिला, ना FIR हुई, ना कानूनी कार्रवाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एक ही उम्मीद रह गई थी और वो थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ करेंगे तो कुछ होगा, जितनी वो हाइप क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि ये भी बदकिस्मती है जिसमें हम बात करते रहते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग यक ज़बान होकर कोई बात कहें। 25 करोड़ के 25 करोड़ वोट गो के 25 करोड़ का नहीं है, 12-13 करोड़ वोटर हैं। 12-13 करोड़ वोटर एक जमात को वोट डाल दें, 25 करोड़ लोग किसी एक बात पर यक ज़बान हो जाएं, 25 करोड़ लोग किसी मौक़िफ़ का इजहार करें, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन 20-25 गोरे जो है ना वो बात कर दें तो पाकिस्तान के अंदर हलचल मच जाएगी। तो सारी उम्मीदें लोगों ने वाबस्ता कर ली कि जो भी अब करना है वो ट्रंप इंतजामी ने करना है। ये एक फैक्ट है, कोई माने ना माने। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं, PTI बतौर पार्टी पॉलिसी नहीं कर रही होगी, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रंप इंतजामिया पे दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान के अंदर जो तबाही, बर्बादी, बर्बरियत, फस्तायत जो हुई है वो जो बाइडेन इंतजामिया की वजह से हुई है। अब ये सारी चीज़ हो गई। अब जब ये सारा कुछ हो गया तो सिर्फ वो एक उम्मीद थी। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी 3 चीज़ें पाकिस्तान में हुई हैं। एक हुई जो मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरह से एक केस टेकअप किया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई, उसको आपको रोकने के लिए ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल नीचे गिरना पड़ा। बिल्कुल आइन, कानून, कायदे, ज़ाब्ते, असूल, हर चीज़ को साइड पर रख के आपको करना पड़ा। जो आइनी बेंच ने जो कुछ किया, जब भी कभी वक्त बदलेगा तो ये चीज़ें गले पड़ेंगी इन लोगों के, लेकिन आपको करना तो पड़ा ना। लाइमलाइट में आ गई सुप्रीम कोर्ट, एक्टिव हो गई, नजरें पड़ गई, या साहब पे नजरें आ गई। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, जिस तरह से जजेस बोलना शुरू हुए, ये इधर से भी एक चैलेंज खड़ा हुआ इस निज़ाम के लिए। एक ये चीज़ हुई। दूसरी जो हुई ना वो हुई जो इमरान खान साहब ने फील्डिंग चेंज की। जुनैद अकबर साहब और अली हमजा साहबा वो एक्टिव हुए, लोगों ने उनको वहां वेलकम किया। और फिर आपने देखा कि अब KPK दोबारा चार्ज हो रहा है। KPK में दोबारा वो जो गम गुस्सा था, वो जो नफरत है इस निज़ाम के हवाले से, वो अब आपको नजर आना शुरू हो गई है। और ये उम्मीद दोबारा इंटरनल अब एक उम्मीद पैदा हुई है कि नहीं यार, लोग सड़कों पे आ सकते हैं। पहले ये था कि 26 नवंबर के बाद ये चैप्टर क्लोज हो चुका था कि भूल जाएं कभी अब पाकिस्तान में लोग सड़कों पे आएंगे। लेकिन जुनैद अकबर के आने के साथ ही, उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो बातचीत है, उसके साथ ही एक बार फिर आपके इंटरनल चीजों पे भी उम्मीदें पैदा होना शुरू हो गई कि यार नहीं, कुछ हो सकता है। जिस उम्मीद पे अब मैं बात करना चाह रहा हूं ना, जो सबसे ज्यादा मैं 2 चीजों को देखता हूं, होप 3 चीजों को। एक, इस्लामाबाद कोर्ट के जजेस का दोबारा एक्टिव होना, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, बाबर सत्तार साहब का, सरदार एजाज खान साहब का, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का, समर रिफत इम्तियाज साहब का, तारिक महमूद जहांगीरी साहब का। एक में इससे मैं उम्मीद मुझे है अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जी, ठीक है, इनसे मुझे इसलिए उम्मीद है कि ये जजेस दोबारा एक्टिव हुए हैं और ये लड़ेंगे, ठीक है। एक तो ये। दूसरा जो है ना, वो इस पे तो हम बात कर चुके हैं जो जुनैद अकबर की है। अब जो मुझे एक और चीज जो बहुत जिससे मुझे उम्मीद नजर आ रही है ना, अगर उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया गया, वो है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस। और उसमें मरकजी किरदार है मौलाना फजल रहमान साहब। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब से आप इत्तफाक करें या आप
इख्तलाफ रखें। और मैं आपको बताऊं, जहां जहां मौलाना साहब पे तनकीद करनी थी मैं तनकीद भी करता हूं, आपको पता है मैं बहुत सख्त तनकीद करता हूं, मैं बस बहुत सख्त नाकिद हूं मौलाना फजल रहमान का। लेकिन इस वक्त अगर कोई गेम चेंजर शख्सियत है ना तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। ये आपको एक फैक्ट है जो मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीटीआई के बाद अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर है तो वो मौलाना फजल रहमान है। एक बात ज़हन में रखें, इस्टेब्लिशमेंट बैक वक्त दो इतनी बड़ी कुव्वतों से नहीं लड़ सकती। जिस दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने दिलो जान से ओन कर लिया ना इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को, और इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ने भी मौलाना साहब को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन इस हुकूमत का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उस दिन आपने इनके दिन गिनने शुरू कर देने हैं 1000%, कोई दूसरी राय नहीं है। देखें, मसला यह है कि मौलाना साहब को मैं कदा कलामी के लिए माजरत, जो परसेप्शन है मौलाना फजल रहमान साहब की, चलें आपका जो मौकफ रहा उनके ऊपर वो अपनी जगह पे, मौलाना साहब आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, फिर वो जो जिसको कहते हैं ना आखिरी लम्हे, उसमें वो ऐसा पासा बदलते हैं कि वो सारी चीज़ें ठप हो जाती हैं। 26वीं आनी तरमीम में भी ज़ाहिर है वो बात होती थी, लेकिन एंड ऑफ द डे उनका कोई ना कोई रोल तो रहा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं इसमें भी कोई शक नहीं है कि मौलाना साहब के करीब कुछ लोग ऐसे हैं जो मौलाना साहब को कायल करते रहते हैं कि नहीं आप पीटीआई के साथ ना आ जाएं, आप अपोजिशन के साथ ना आ जाएं। उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक हो सकता है कि उनका माजी का तजर्बा जो पीडीएम के दौर में हुआ कि नवाज शरीफ को जो मिला वो मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से मिला। नवाज शरीफ बाहर गए, मौलाना फजल रहमान की वजह से गए। एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त मजबूर हुई मौलाना फजल रहमान की वजह से हुई, क्योंकि मौलाना की जो स्टेट पावर है उससे आपकी रियासत नहीं लड़ सकती, ये एक हकीकत है। उससे आपकी रियासत नहीं लड़ सकती, ये एक हकीकत है जो मौलाना की स्टेट पावर है। लेकिन दूसरा, उनका मौलाना साहब के इर्द कुछ लोग वो भी हैं जो जाहिर है वो उनके इस निज़ाम से तल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, वो इस निज़ाम के सोलतकार हो सकते हैं, वो लोग होंगे। देखें, मौलाना साहब जो है ना, उनको अपोजिशन ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में लाने की जिम्मेदारी वो तहरीक इंसाफ की है। जो मैंने जो कुछ सुना है, जो पहले भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान था, उसमें खुद पीटीआई के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक्टिव हो। वो जो तहरीक इंसाफ के लोग चाबी वाले खिलौने हैं। मैं एक चीज़ आज आपको बता दूं, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इमरान खान, जो बात मैं बताने लगा उससे पहले एक चीज़ बता दूं, 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से आज तक इमरान खान कहते हैं कि आपने 8 फरवरी का दिन मिस किया है, अगर उस दिन तुम लोग सड़कों पे बैठ जाते तो ये मैंडेट चोरी नहीं कर सकते थे। आज तक इमरान खान कहते हैं अपनी पार्टी को कि तुमने सबसे बड़ी जो हमाकत की वो 8 फरवरी था। और उसकी वजह क्या है कि जिन लोगों के पास, तो जिनके जरिए वो स्टेटमेंट आया था कि हम असेंबलियों में जाएंगे और जाके अपना किरदार अदा करेंगे वगैरह वगैरह, वो आज भी इमरान खान साहब के नूरे नजर हैं, खास तरीन अफराद में शामिल हैं और वो हैं जो सलाह मशवरा ना सिर्फ करते हैं बल्कि मैसेजिंग इमरान खान के लिए वही लोग कर रहे हैं। देखें वो तो देखें तो इमरान खान 1.5 साल 1 साल गुजरने के बाद भी वही पे नहीं, इमरान खान देखें ना, इमरान खान अब जाहिर है इमरान खान हर रोज इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसने की है ना जुनेद अकबर वाली, करनी पड़ी उसको, उसके पास और ऑप्शन नहीं था। उस पर आते हैं 8 फरवरी के ऊपर। 8 फरवरी के बाद मैं और मेरे एक दोस्त एंकर हैं, हम किसी दोस्त के साथ बैठे थे, तो उस दोस्त ने हमें बताया कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को यह टास्क दिया गया है कि मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ एक पेज पे ना आए। अगर उस वक्त भी एक पेज पे आ जाते ना और पीटीआई मौलाना के साथ मिलकर अनाउंस कर देती कि हम असेंबलियों में हलफ नहीं उठा रहे, हम जा रहे हैं स्ट्रीट के सड़कों पे जा रहे हैं, उस दिन भी चैप्टर क्लोज हो जाता। लिहाजा आपको ये एक बात माननी पड़ेगी कि जब तक आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस नहीं बनाएंगे और उसमें आप मौलाना को अहम और मरकजी किरदार नहीं देंगे ना, तब तक नहीं हो सकता। देखें, महमूद खान अचकज़ई साहब की बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम है, बहुत उनका मौक़िफ़ है, लेकिन उनके पास स्टेट पावर क्या है, वो क्या कर सकते हैं। अब पीटीआई का मसला है, नहीं तो महमूद खान अचकज़ई क्या उस सूरत हाल में चलने के लिए तैयार नहीं है कि अगर मौलाना भी आ जाए? नहीं, महमूद खान अचकज़ई साहब के कुछ मसाइल हैं मौलाना साहब के साथ, ठीक है, जेन्युइनली भी हो सकते हैं, जो भी है उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब एक तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब शायद ना चाहते हो कि मौलाना साहब इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में आए, क्योंकि ये बात तो तय है कि अगर मौलाना साहब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में आएंगे तो आपको सरप्राइज मौलाना साहब को देनी पड़ेगी, ठीक है, और ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। दूसरा ये है कि पीटीआई के अंदर भी कुछ चाबी वाले खिलौने जो नहीं चाहते कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है ये इस तरह से बने। देखें, अल्लामा राजा नासिर अब्बास बार बार तहरीक इंसाफ को कह चुके हैं कि ये वजन आप अकेले नहीं उठा सकते, आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को आगे करें, आप हमें। और फिर उस वक्त क्या मशवरा दिया था महमूद खान अचकज़ई साहब ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने? इन्होंने कहा था कि जो केपीके के लोग शहीद हुए हैं 26 नवंबर को, एक एक के डिस्ट्रिक्ट में हम पहले जाएंगे, फिर पूरे केपीके में हम जाएंगे, और अचकज़ई साहब ने कहा था कि 3 रोजा ग्रैंड जिरगा करेंगे हम केपीके का कि केपीके के लोग शहीद हुए हैं। क्या करना नहीं किया पीटीआई ने, कुछ भी वो करने को तैयार नहीं है। लिहाजा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, आज जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास हुआ है ना सर, अभी मुझे उसके डिटेल्स नहीं पता, मेरी किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास जारी है।
उसमें जुनेद अकबर का बैठा होना मैं उसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझता हूं। क्यों? पहले अली अमीन गंडापुर साहब किसी सूरत में नहीं चाहते कि मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो यही है। एक चीज तो क्लैरिटी है कि मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त तक इकट्ठे नहीं होंगे, इनके साथ आके नहीं बैठेंगे जिस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं। अच्छा, नहीं तो नहीं, मैं वो नहीं आएंगे। नहीं, मेरे इस पे मेरी राय मुख्तलिफ है। अच्छा। मैं इस बात को कंक्लूड कर लूं। देखिए, मेरी राय मुख्तलिफ है। अगर अली अमीन गंडापुर से वो इख्तियारात ले लिए जाएं फैसला साजी के जो अपोजिशन अलायंस के हवाले से हैं, जो तंजीमी साइड पे हैं, जो इन चीजों एजुटेशन के हवाले से हैं, तो मौलाना ओके होंगे, मेरा ये ख्याल है। ठीक है, मिनिस्टर तो वही रहेंगे ना, वहां पे पर्चे मौलाना वो देखें। मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त मौलाना साहब के हक में अगर कोई सबसे ज्यादा है ना तो वो इमरान खान साहब खुद हैं। अगर इमरान खान को जाके जुनैद अकबर बताते हैं कि हम मौलाना को अपोजिशन अलायंस में ला रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम आज भी अली अमीन गंडापुर है। इमरान खान साहब अडयाला के कैदी हैं और अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। ये बात ध्यान में रखें कि इमरान खान ये बात भी कह चुके हैं कि अली अमीन को जाके बता दो कि जो 2 चीजें मुझे पता चली हैं मैं उस पर काम कर रहा हूं, अगर उनमें से एक बात भी सच हुई ना तो मैं अली अमीन की शक्ल भी नहीं देखूंगा। ये बात भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, देखें, जुनैद अकबर के आने के बाद अली अमीन गंडापुर का 50% इख्तियार खत्म हो गया सर। ये बात आप माने। अब आप जब केपीके की तरफ देखेंगे तो आपको जुनैद अकबर को देखना है, आपको अली अमीन गंडापुर की तरफ नहीं देखना। क्यों? जो 24 नवंबर वाली कॉल थी उसमें केपीके की मशीनरी कहां थी? इस्तेमाल ही नहीं हुई केपीके की सरकारी मशीनरी। तो भाई वो तो नवंबर वाले में हुई ना कि आपने करेने और फलाना और फलाना फलाना। 24 नवंबर वाले में तो सरकारी मशीनरी थी ही नहीं। अब अगर निकलेंगे और अगर अली अमीन गंडापुर साथ ना हुए, अगर मार्च के बाद मार्च होता है और अली अमीन गंडापुर ना हुए साथ, तो 1000% यकीनी है कामयाबी। अब आते हैं इस नुक्ते के ऊपर जो मैं कह रहा हूं कि जुनैद तक मैं आगे जाने से पहले मुझे क्लैरिटी आने दें। मौलाना फजलुर रहमान, जुनैद अकबर और बाकी लोग सारे मिलके मुस्तफा नवाज खोखर वगैरह वगैरह 10 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, 10 लाख लोग डी चौक पहुंच चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट? ये तो जब वो पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सर, उस दिन डी चौक में गोली क्यों चली? कभी आपने इस पर गौर किया क्यों गोली चली? भाई गोली इसलिए चली कि वो लोग जो 20,000 थे या 25,000 थे, अगर वो पहली रात वहां पे निकाल लेते, गोली ना चलती, अगले दिन वो 2.5 लाख होते। 25,000 से 2.5 लाख करना कोई मसला ही नहीं था। पहली मर्तबा मुश्किल है कि 20-25,000 लोग कहीं पहुंच जाएं। 25,000 से 2.5 लाख तो मसले कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उस वक्त निकलना चाहते हैं जब स्टेज सज चुका हो। अब आते हैं दोबारा मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर। देखें, इस वक्त जिम्मेदारी ज्यादा है शाइख खान अब्बासी साहब पर, मुस्तफा नवाज खोखर साहब पर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पर और जुनैद अकबर साहब पर कि वो किसी तरीके से ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए मौलाना साहब को लाएं इस गेम के अंदर और मौलाना साहब को चलाएं साथ। और मौलाना साहब की भी जिम्मेदारी है कि उनके साथ जो लोग जो उनको बता रहे हैं मौलाना साहब को कि नहीं नहीं आप पीटीआई के साथ ना जाएं, वो भी कोई मौलाना के सगे नहीं है, वो भी कोई मौलाना के साथ मुखलिस नहीं है। और एक बात और है यार, मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि मैं ये किसी वक्त कहूँगा, ये जो हमारे दोस्त जाते हैं उनसे कई बार हमारा इख्तिलाफ भी हुआ है वीडियोज़ में मौलाना साहब के हवाले से, चाहे वो फ़हीम अख्तर साहब हों या रिजवान ग़ज़ाली साहब हों या ज़ुबैर अली खान साहब हों या उमर जट साहब हों, कि यार छोड़े इस बात को कि पीटीआई का अलायंस है या नहीं है मौलाना के साथ, छोड़े इस बात को कि मौलाना ग्रैंड अपोजिशन अलायंस कैसा है या नहीं है। क्या मौलाना साहब की अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि यार जो कुछ यहाँ पे सहाफ़ियों के साथ हो रहा है उसके ऊपर वो बोलें? क्या मौलाना साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि जो दरिंदगी और बर्बरियत पाकिस्तान में हो रही है उसके ऊपर बोलें? वो भाई बात यह है कि वो अपना तो फर्ज अदा करें ना। क्या मौलाना की जमात जो है उसका मंशूर यह है कि हम सिर्फ उसके साथ खड़े होंगे जो हमारा वोटर होगा, जो JUAF का मेंबर होगा? और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस फैक्ट को कोई माने या ना माने, इस वक्त सियासत जो इमरान खान की है उसके अलावा उसकी सियासत होगी जो इस जुल्म जबर बर्बरियत और फसाइयत के खिलाफ खड़ा होगा। आज मौलाना फजलुर रहमान सब छोड़ दें ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को, आज मौलाना खड़े हो जाएं इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, और मौलाना आज ऐलान कर दें कि पंजाब में KPK में किसी पाकिस्तान के शहर के अंदर अगर किसी की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, मैं भेजूंगा अपने कारकुनान को वहां पे और हम उसके साथ खड़े होंगे। उस दिन आप देखिएगा मौलाना के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर सेंटीमेंट्स क्या होंगे। तो मौलाना को भी पब्लिक पल्स का पता होना चाहिए ना। जब दावा किया जाता है कि मौलाना साहब को बड़ी पाकिस्तान की सियासत का पता है, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर सियासत किस चीज के ऊपर हो रही है। जो भी बर्बरियत के खिलाफ खड़ा होगा, जो भी जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। फिर मुझे एक और बात बताएं, मौलाना साहब ने कल बहुत खतरनाक बात की और बहुत बड़ी बात की, जिसमें मौलाना साहब कहते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच इलाके हैं वो आज खुदा न खास्ता पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान करें तो वो कर सकते हैं। अगर मौलाना साहब को इतना पता है कि हालात इतने खराब हैं, तो मौलाना ने कितनी मुलाकातें की हैं मारंग बलोच से? कितने मौलाना ने लापता अफराद के ऊपर बात की है?
मौलाना ने कितने इश्यूज को डिस्कस किया है। फिर मौलाना साहब भी तो इस बात को देखें ना, वोट बैंक है मौलाना का, मौलाना का वोट बैंक है। कितने मौलाना इन जबरी गुमशुदगियों वालों के घरों में गए हैं। जब पीडीएम का दौर था तो मौलाना जब अपनी इंतखाबी मुहिम में निकले थे तो हमने देखा उनकी जमात को जिस तरीके से टारगेट किया गया और जिस तरीके से दाइश ने उनके ऊपर हमले किए, तो मौलाना तो बेचारे खुद रिस्ट्रिक्ट हैं, बाहर जाके सर ये असद चौधरी साहब ये कोई बात नहीं है। मौलाना साहब पीडीएम के दौर में उन साफियों के घरों में चले गए जिनको आज हम समझते हैं कि यार वो ठीक थे, हम उस वक्त उन साफियों के साथ नहीं खड़े हुए थे, हम अपनी गलती का एतराफ करते हैं, लेकिन अब जिन साफियों के साथ हो रहा है, कितनों के घरों में मौलाना साहब गए। ये पीका के मामले के ऊपर मौलाना साहब का क्या स्टांस है भाई? आप कहते हैं कि आपने जरदारी को फोन किया और उसने कहा कि मैं साफियों के एतमाद में लूंगा, उसने नहीं लिया। आज मौलाना ये ऐलान करें आज कि पीका वापस लें वरना हम फलानी तारीख को डी चौका रहे हैं। पीका अगर ना वापस हो क्या होगा? फौरी तौर पे आईनी बेंच को कहा जाएगा व्हाट्सएप पे टेकअप करो और इसको सस्पेंड करो। सर ये बात माने, मौलाना जिस दिन मुखलिस होके और खड़े हो जाएंगे, ना आपका पीका सरवाइव कर सकता है, ना जबरी गुमशुदगियां हो सकती हैं, ना साफियों के साथ कुछ हो सकता है, सिर्फ ये है। लिहाजा मुझे आप ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के अंदर जो जुनैद अकबर बैठे थे, ये इमरान खान को जाके फैक्ट बताएंगे और ये फैक्ट बताएंगे। और जिस दिन ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, और अब इसलिए मुझे उम्मीद है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है कि इसमें शायद करना अब्बासी साहब बैठे हुए हैं, इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास बैठे हुए हैं, इसमें सबजादा हामिद रजा हैं, और इसमें पीटीआई की जो नुमाइंदगी है ना, वो कोई और नहीं, वो जुनैद अकबर कर रहा है। तो इसलिए मैं जो देख रहा हूं अगर पीटीआई के अंदर सेंसिबल फैसले किए तो मार्च के बाद जो मार्च होगा उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी साथ होंगे। तो ये बड़ा खतरनाक है इस निज़ाम और इस हुकूमत के लिए। और अगर मौलाना साहब साथ हुए तो मार्च में इस हुकूमत का सियासी जनाजा होगा। ये आज आप लिख के रख लें। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान अगर मुखलस हो जाएं तो पाकिस्तान के मसाइल का हल निकल सकता है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।